Okay, we are live now. गुड इवनिंग, नमस्ते व्यूअर्स। मैं वीना मेहता वर्मा आप सबका आज के कंपैटिबिलिटी इन रिलेशनशिप के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एनएवी दिल्ली। और आज के प्रोग्राम में हम मिलेंगे हमारे 5 कपल्स, विजुअली इम्पेयर्ड कपल्स गेस्ट से, जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो पहले उनसे एक बार हम मिल लेते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में, वो कहाँ से हैं और क्या करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं केतन एंड मुक्ता। नमस्कार मित्रों, मैं केतन कोठारी हूँ। मैं इस समय मुंबई में हूँ, जो कि दुर्भाग्य से आज के दिनों में काफी गलत कारणों से समाचारों में है। मैं साइट सेवर्स अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन में कार्यरत हूँ, एडवोकेसी मैनेजर की पोस्ट पर पिछले 12 वर्षों से, और काफी सारे इंटरेस्ट रखता हूँ। इसमें सोशल मीडिया भी है, तो मैं मेरे मित्रों का सहर्ष स्वागत भी करता हूँ जो फेसबुक से हमें देख रहे हैं। मुक्ता। मैं मुक्ता कोठारी बम्बई से बोल रही हूँ। मेरा विद्यालय करके माटुंगा में है, उसमें म्यूजिक टीचर का जॉब करती हूँ। थैंक यू मुक्ता, थैंक यू केतन। नेक्स्ट हम मिलते हैं अजंता और परमेश्वर से। हाय, मैं अजंता पोखरेल बेसिकली नेपाल से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी बिहार में हुई है परमेश्वर प्रसाद जी से। मैं जनता आदर्श अंध विद्यालय में कंप्यूटर ट्रेनर के रूप में जॉब कर रही हूँ और साथ में नैव इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन में स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और हाल दिल्ली कैंट में रहती हूँ। हेलो ऑल, मैं परमेश्वर दिल्ली कैंट से और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू अजंता, थैंक यू परमेश्वर। अभी हम मिलते हैं अभिषेक और गोमा से। गोमा, बताएं क्या करते हैं। Hello everyone, this is Goma here. I work as Senior HR Executive with ONGC Oil and Natural Gas. We are from Bombay and we are based with 4-year-old son. I am Abhishek Pandya. I am currently based out of Mumbai. I am originally from Anand, Gujarat. I work for Securities and Exchange Board of India, SEBI, as Assistant General Manager. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू गोमा। अब हम मिलते हैं रवि और अश्मीरा से। हाय एवरीवन, आई एम अश्मीरा हियर। हम मुंबई में रहते हैं। मैं अभी होम मेकर हूँ। हमारी एक 3 साल की बेटी है और इसके पहले मैंने मास्टर इन सोशल वर्क किया है, तो मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी इसके पहले। नमस्कार आप सभी को, मैं रवि ठाकुर मुंबई से और मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ मैनेजर कार्यरत हूँ। आप सभी को फिर एक बार नमस्कार। थैंक यू रवि, थैंक यू अश्मीरा। अब हम मिलते हैं हमारे लास्ट जो आज के कपल है 5th नंबर पे, वसीम और अमृता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसीम है और वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली एंड्रूसगंज में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूं और हमारी शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं और हमारे पास अभी एक 9 मंथ की डॉटर है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमृता। मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, मेरी शादी यूपी में हुई है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रही हूँ और हमारी 9 मंथ की डॉटर है, जैसा मेरे हस्बैंड ने बताया। थैंक यू अमृता, थैंक यू वसीम। तो हम आपके पास आएंगे अभी और थोड़ा आप रिलैक्स करें, तब तक मैं अपने व्यूअर्स से थोड़ा बात कर लूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों में होती है। इसी के साथ मैं फिर से आप सबका इस नोट के साथ स्वागत करती हूँ और मेरे साथ मिस्टर मुकेश, मिस्टर योगेश और राहुल है।
जो हमें आज के इस वेबिनार में आप सबके क्वेश्चंस लेंगे और जिनके लिए होगा वो आंसर करेंगे। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। हम जो कि कपल से हम उनके एक्सपीरियंस जानेंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम लेंगे। दोस्तों, शादी एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबने अपने अपने ढंग से ही डिफाइन किया है। कोई भी उसका प्रॉपर डेफिनेशन मेरे ख्याल से तो आज तक नहीं दे पाया है। कोई कहता है शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। कोई कहता है खा के पछताओ, कोई कहता है ना खा के पछताओ। तो ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है और सभी लोग अपने ही अंदाज में इसे जी करके डिफाइन करते हैं। और शादी का जो दूसरा एस्पेक्ट है, हमारे यहाँ शादी एक बहुत बड़े इवेंट होता है। बचपन से ही हम बच्चों को तैयार करते हैं। अगर लड़का है तो उसे ये तैयार किया जाता है कि भाई तुम पढ़ो लिखो, बहुत अच्छी नौकरी करना तो तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी। लड़की होती है तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें घर का काम सीखना है और घर को संभालना सीखना है, प्लस तुम्हें दूसरों की केयर करनी है, दूसरों का ध्यान रखना है। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें दूसरे घर में जाना है। तो शादी के लिए हम बचपन से ही तैयार करते हैं। और बच्चे जब छोटे होते हैं, बेशक उन्हें शादी का मतलब पता ना हो, लेकिन वो जब मम्मी पापा का एल्बम देखते हैं तो एक बार जरूर पूछते हैं, ये आप लोगों की शादी तो हुई थी, हम कहाँ थे। तो शादी शुरू से ही एक बड़ा इवेंट होता है। और जब शादी की बात है, हिंदुस्तान में शादी शायद हर किसी की जिंदगी में या ये हर एक के परिवार में इतना बड़ा इवेंट होता है। शायद ही कोई एक इवेंट होता है जिसके लिए हम बहुत लंबे टाइम पहले से प्लानिंग करते हैं। पहले तो हम 2-3 साल लगाते थे तैयार होने में। चलो आज के टाइम में थोड़ा कम टाइम लगता है। अब जब शादी हो जाती है तो हम जिंदगी भर याद करते हैं उसे। मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहती है। उसमें ये हुआ था, उसमें वो आया था, प्लस उस शादी में और जोड़े भी बन जाते हैं कि एक जोड़े की शादी हो रही है लेकिन दूसरे जोड़े भी उसी शादी में बन जाते हैं। तो शादी में वो मेमोरीज हमेशा रहती है। एक और एस्पेक्ट है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे दिमाग में होता है हमारा जो पार्टनर है वो परफेक्ट होना चाहिए, एकदम पिक्चर फ्रेम परफेक्ट पार्टनर। मेरा बेटा या हमारा बेटी या बेटा जैसा भी हो, हमें तो जरूर चाहिए परफेक्ट पार्टनर। उसमें कोई ऐसी खामी ना हो, हर चीज में परफेक्ट हो वो। लेकिन ये सब किन से एक्सपेक्ट करते हैं हम? किन तरह के लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं? आम लोगों से, सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों से। लेकिन क्या हम जो डिसेबल्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए हम शादी के बारे में सोचते हैं? क्या दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हम उन्हें उल्टा प्रिपेयर करते हैं? तुमसे कौन शादी करेगा, और शादी कर भी लोगे तो तुम कैसे निभा पाओगे, तुम घर कैसे संभालोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम कैसे बच्चा पालोगे? ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिनको कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है या उनके पेरेंट्स है, उनके मन में एक डर, एक कंसर्न, एक चिंता रहती है। तो मैं व्यूअर से कुछ मांगना चाहती हूँ। यदि आप विजुअली इम्पेयर्ड है और या किसी विजुअली इम्पेयर्ड को जानते हैं या किसी विजुअली इम्पेयर्ड के पेरेंट्स हैं, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं या बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डर है। चाहते तो है लेकिन डर के मारे वो चाहना ही बंद हो जाता है कि कैसे होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना अपना ध्यान और कान थोड़ी देर के लिए हमें दे दें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लगभग 1 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद हम उसमें वैल्यूएबल इनपुट्स डाल के देंगे ताकि आप आगे जा करके उसका सही इस्तेमाल कर पाए या थोड़ी सी हम सोच को बढ़ाने में मदद कर सके। इसीलिए दोस्तों ये वेबिनार नैप दिल्ली ऑर्गेनाइज हमने किया है नैप दिल्ली के बिहाफ पे, नैप दिल्ली के साथ, कि जितने भी पेरेंट्स के या विजुअली इम्पेयर्ड के मन में कुछ भी सवाल है, डर है, कंसर्न है, और
उन सब के कुछ सवालों का जवाब हम इन कपल के लाइफ एक्सपीरियंस या लाइफ जर्नी से हम कुछ जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके डर और सवालों का कुछ हद तक जवाब मिल सके, और हम ये जानेंगे कि इनके अभी तक का सफर कैसा रहा, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला सफर। तो आइए हम मिलते हैं, हम इनसे ये मिलते हैं केतन और मुक्ता जी से। हम जानेंगे इनसे ये कैसे मिले, इनके चैलेंजेस क्या रहे, कैसे इन्होंने ओवरकम किया और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे लीड कर रहे हैं। विजुअली चैलेंज दोनों होते हुए भी इनको क्या मुश्किलें आई और क्या कैसे इन्होंने उनको ओवरकम करके आज की डेट में ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर रहे हैं। ओवर टू यू केतन एंड मुक्ता। थैंक यू वीणा। देखिए, ऐसा है कि सौभाग्य से मेरे तो ऐसे कोई बहुत बड़ी कथा के ख्यालात तो थे नहीं कि आदर्श कोई राजकुमारी हो। मैं समहाउ वास्तव में जीने वाला आदमी हूँ, मुझे वास्तविकताएं ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरी पढ़ने की जो राय पसंदियां हैं वो ज्यादातर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज है। उपन्यास थोड़ा कम ही पढ़ता हूँ। तो जब मैंने शादी का विचार किया था तो मैंने तो यही सोचा था कि कोई सामान्य लड़की हो लेकिन पढ़ी लिखी हो, और थोड़ा बहुत ये भी था कि भाई वो बाहर आने जाने में काफी इंटरेस्टेड हो, तो उस तरह से था। और मुक्ता और मैं किसी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, इनफैक्ट जो मेरी राखी से है उसके थ्रू हम लोग मिले। मुक्ता इसकी फ्रेंड थी। इनफैक्ट उससे भी पहले एक बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था जिसके बारे में भी मुक्ता आपको बताएगी, और फिर मैं आगे कहानी को शुरू करता हूँ। क्या इनकी मम्मी और शादी में जा रहे थे, तो मैं वही बस में थी, भी वही बस में चढ़े कि 86 बस थी। तो वो लोग खड़े थे और मैं बाजू वाले को बोला ये मेरा फ्रेंड है, आप जरा उठ के दे सकते हैं क्या जगह? तो वो उठ गए और लोग गए। एक्चुअली तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, और मैंने तब इसने मुझे पूछा मुझे पहचानते हो, मैंने सीधा किसी दूसरी लड़की का नाम दिया और फिर पहचान नहीं पाया। तब ये नहीं पता था कि ये पहचान जिंदगी तक निभानी है। तो ऐसा करते करते करीब 3.5 साल कोर्टशिप चली, और तो मतलब 1998 आपके दिल जो है वो बस में मिले। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। वो बस में मिले। वो फ्राइडे की शाम थी, करीब 7:30-8 का समय था। और फिर 3.5 साल कोर्टशिप की और 1998 में शादी हुई। शादी के होने से पहले थोड़ा बहुत देखिए, मैं शादी परिवार से आता हूँ और मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूँ। वहां पे एक तो सांस्कृतिक बदलाव था। मुक्ता मराठी घर से आती है, थोड़ा निम्न मध्यम वर्ग परिवार था, तो थोड़े विरोध के स्वर तो जरूर थे, ये नहीं कहूंगा नहीं थे। और ये भी है कि भाई ब्लाइंड है, कैसे करेंगी। और होता क्या है, एक और बात मैं बताना चाहूंगा, खासकर जो हमारे दृष्टिवान भाई बहन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि दृष्टिबाधित लोगों को दृष्टिबाधित होने का जितना गम नहीं है, उतना गम इस चीज का है कि आपने आपके अनुसार जिंदगी को ढाला हुआ है और उस जिंदगी में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। वहां मुश्किलें ज्यादा हैं क्योंकि हम अपनी तरह से करते हैं। मेरा तो ये मोटो है, डू एवरीथिंग बट वी डू एवरीथिंग डिफरेंटली। हम सभी कुछ करते हैं, सभी कुछ अपने तरह से करते हैं। तो ये मुश्किलें जरूर अभी भी आती हैं। शादी को अभी करीब 22 साल होंगे दिसंबर के महीने में। हम लोग 4 लोग हैं। थोड़ा मुक्ता भी आपको बताएंगी हम लोग किस तरह से करते हैं। फिर मैं मेरे शौक के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर अगले हफ्तों से आप बात कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू है, लेकिन आप हमारी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ
तो हम लोग बेसिकली क्या है कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम काम तो कर लेते हैं। हमारे साथ मम्मी है, मम्मी अभी तक ज्यादातर हेल्प करती हैं। पापा, मम्मी, मैं और मुक्ता बच्चे हैं नहीं। पापा अभी 1.5 महीने पहले दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हुआ है। तो ये 4 लोगों का परिवार है। और खाना तो मुक्ता बना लेती है, आती हैं। बट दिक्कतें तो दृष्टिवानों को भी आती हैं। यही है कि दृष्टिबाधितों की दिक्कतें जल्दी नजर आती हैं, दिक्कतें होते हुए भी वो नजर नहीं आती, और हमारी हर गलती को इसी तरह से लिया जाता है, अरे इनको दिखता नहीं ना इसलिए हुआ होगा। अगर कोई दृष्टिबाधित के बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो उसको ब्लाइंडनेस से कनेक्ट किया जाता है, जबकि दृष्टिवान लोगों के बच्चे भी मिसबिहेव करते हैं। तो ये रोजमर्रा की गलतियां, रोजमर्रा की तकलीफें हैं, लेकिन उसी के कारण मजा है। हम लोग, मुक्ता आपको पता है, हम लोग हर संडे को शाम को हमें घूमने फिरने जाने में, होटलिंग करने में, हाँ, बहुत खाने की बहुत रुचि है। तो हम लोग अलग अलग हफ्ते में एक अलग देखते हैं और हर प्रयोग करते हैं। दुर्भाग्य से ये कोरोना ने सारी जिंदगी को थोड़ा बिगाड़ के रख दिया है, थोड़ा सबको निराश कर दिया। हाँ, निराश कर दिया है। वरना हम लोग हर संडे को थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं और मित्रों में मिलते हैं, गपशप करते हैं। तो हमारी ये हॉबी है। और पढ़ने लिखने की तो हॉबी खैर है ही है। तो कम खाते हैं, लेकिन जम के नहीं खाते, कम खाते हैं लेकिन बहुत बढ़िया खाते हैं। क्या बात है। yes. तो आपने देखा कि इन्होंने सोचा कि शादी करनी है, तो इनको सौभाग्य से चैलेंजेस जैसे मैंने बताया थोड़े बहुत। जी आप कंटिन्यू करें, सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ, तो इसलिए हम हर तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दिक्कतें किसको नहीं आती यार? जिसको दिक्कतें नहीं आती वो तो या तो भगवान है या फिर रोबोट है। हम ना भगवान है ना रोबोट है। तो दिक्कतें आती हैं, तकलीफें आती हैं। अभी खासकर कोरोना के तकलीफें आती हैं, क्योंकि चीजें मिलते नहीं में हम रह रहे हैं, तो और मुश्किलें हैं। लेकिन उसमें से भी मुश्किलें सॉल्व करके करते हैं, रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। और मम्मी का होना हमें काफी मदद देता है, क्योंकि वो काफी सारी हमारा ख्याल भी रखती हैं। और हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तीनों लोग अब। और थोड़ा ये है कि थोड़ी मुश्किलें कम भी हो जाती हैं। तो मुझे इस बात का कोई नहीं है कि मेरी दृष्टिबाधित है, या मुझे इस बात का भी गम नहीं है कि खुद भी म्यूजिक सीखी है। और मैं हमारे एक ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप भी चलाती हूँ, स्वर लहरी करके। तो काफी बिजी लाइफ जीते हैं, पूरा दिन बिजी होता है। और इसका उल्टा है, मैं तो शाम को फिर भी 6 साढ़े 6 तक घर आता हूँ। इसको आते आते 7:30, पौने 8, 8, साढ़े 8 तक हो जाते हैं। तो मैं लोगों को हमेशा मजाक में कहता हूँ, भाई मुझसे मिलना हो तो 6 बजे के बाद मिलिए, इससे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट। क्योंकि इधर से दादर तक जाना पड़ता है। मेरा सब दादर शिवाजी, पहले हम लोग माटुंगा में रहते थे। हाँ, तो मुंबई बड़ा शहर है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताते हैं कि तो यहाँ ट्रेन बसेस में जाने आने में काफी समय जाता है। तो इसलिए हमारा आना जाना काफी वो भी एक अपनी तरह का चैलेंज है, और मजा, उसमें मजा है। तो yes, we are done there. थैंक यू सो मच केतन एंड मुक्ता। आप लोग की बातें सुन के लग रहा है कि आप लोग काफी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और आप लोग जब भी आपने सोचा शादी के लिए, आप लोगों को कम मुश्किलें आई। तो देखा, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड है, इनके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही साथ दिया और आज तक साथ दे रहे हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट मिलते हैं अजंता और परमेश्वर से, तो जानते हैं वो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं। ओवर टू यू अजंता एंड परमेश्वर।
अजंता, अगर आप शुरू हुए हो तो हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अजंता, Alert audio now. हाँ, उनका म्यूट था शायद। उनका कोई कनेक्टिविटी इशू है। हेलो एवरीवन। हाँ जी, आए। अब आ रही है दीदी आवाज? आ रही है। चलो। सॉरी। हाय एवरीवन। सबसे पहले माफी चाहूंगी कि थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं अजंता पोखरेल, मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड बिहार से हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मिलन है और ये बहुत सुखद मिलन है। इसके पीछे जोड़ी है, इंटरनेशनल जोड़ी। यस। और इसके पीछे हमारे दोस्तों का हाथ रहा कि मेरे दोस्त मनीष गुप्ता और मेरे हस्बैंड के दोस्त प्रवीण, इन दोनों से हमने अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए कहा था। तो लकीली मनीष को परमेश्वर जी के बारे में पता लगा प्रवीण के थ्रू। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का है, बिहार का है, लेकिन क्या लड़का अच्छा है, उसका मन अच्छा है, मुझे ब्यूटी पे नहीं जाना है, मन अच्छा होना चाहिए। अगर मन अच्छा है तो मैं जरूर करूंगी, बस लड़का एक्टिव होना चाहिए। तो फिर हम लोगों की बातचीत शुरू हुई 23 अप्रैल से। 22 अप्रैल को हमारे बीच उनके भी दोस्तों ने पूछा और मेरे भी दोस्त ने पूछा, तो बात हुई हमारी और 23 से हमने बात करनी शुरू की। और वाकई में हम लोगों ने जब बात की एक वीक, फिर हमने एक दूसरे को देखा और परमेश्वर जी मेरे पास मेरे को देखने के लिए मेरे घर आए, अपने दोस्त जो पार्शियली था उसके साथ, क्योंकि पेरेंट्स हम दोनों के ही अपने अपने एरिया में थे। तो परमेश्वर जी आप आए तो आपके मन में क्या था? मैं परमेश्वर जी से चाहूंगी कि थोड़ा वो बताएं, फिर मैं आगे चलूंगी। जब मिलने मिलाने की बात हुई तो उन्होंने बोला कि एक लड़की है, उसका नंबर ले लो, बात कर लो। तो मैं बोला मेरा ही नंबर दे देना, वही बात कर लेंगे। ये तो अभी भी शर्मा रहे हैं जैसे अभी देखने आए हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले वार्तालाप फोन पे हुआ और हम लोग 22 अप्रैल के बाद हम लोग मिलने की बात हुई। तो मैं डिसाइड किया कि कहाँ मिलना है। तो बोले मुनीर का आ जाओ। नहीं, हम बाहर मिलेंगे, क्योंकि पता लगा कि वो कमरा लेके रह रही है। तो मैं बोला कमरे में जाऊंगा, बाहर मिलेंगे। फिर हम लोग मिलने गए। तो जब वहाँ पहुंचे तो फिर हमें कमरे में ही जाना पड़ा। फिर हम लोग वहीं मिले जुले और थोड़ी सी बात हुई। तब से हम लोग मिलते जुलते रहे, बातचीत होती रही। और शादी के पास टाइम नहीं था तो हमने थोड़ा सा और समय को आगे बढ़ा दिया कि दिसंबर जनवरी में करेंगे। एक ओर से पूरा दबाव था कि कब करोगे भी कि नहीं करोगे। मैंने यहाँ पे बोला कि आप जल्दी है तो आप कर लो, तो कर सकते हो, मेरे से ही करना है तो रुकना पड़ेगा। तो फिर बस उसको सोचना पड़ा कि ब्लाइंड में कर लेंगे, दिल्ली ऐसा शहर में क्या होगा नहीं होगा। घर से भी सलाह लेना है, घर वाले बिल्कुल राजी नहीं थे। तो वही कहा कि अब हमें रहना है, दिल्ली में मैनेज करना है तो हम तो रह लेंगे दिल्ली में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ हम लोग खुद कर लेते हैं, जहाँ जाना हो, जो भी काम करना हो हम लोग खुद कर लेते हैं। फिर भी पेरेंट्स को विश्वास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने आकर देखा और शादी वादी के फिर मुहूर्त निकलवाए। आगे फिर आप इनसे सुनिए, फिर आगे बताइए। अच्छा, मैं बताती हूँ। मेरी मदर इनला है, फादर इनला नहीं है। मेरी मदर इनला अपनी 2 बेटियों के साथ दिल्ली आई मुझे देखने के लिए। और मैं फिर यहाँ पे दिल्ली कैंटोनमेंट में ये लोग रहते थे, तो मैं यहाँ पे मिलने के लिए आई। तो मम्मी को हिंदी नहीं आती थी ज्यादा, फिर भी उन्होंने मैनेज किया। और उन्होंने फिर मुझे जब पसंद किया तो उन्होंने बोला कि अब हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी पूछेंगे, क्योंकि बात अगर एक बार शुरू हुई तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने पेरेंट्स से पूछा। मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि जनरली होता है कि यूपी बिहार में डॉरी का बड़ा सुनने में आता है। तो पेरेंट्स को लगा कि बहुत डॉरी का डिमांड तो नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों की तरफ से कुछ भी डिमांड नहीं था। तो फिर हमारी बात बन गई और हम बीच में मिलते जुलते रहे, एक दूसरे को समझते रहे। बहुत लोगों ने मुझे भी बोला और इनको भी बोला कि देख लो, अभी भी सोच लो, ब्लाइंड है, कैसे करोगे,
और मेरे पेरेंट्स को भी कुछ लोगों ने बोला कि लड़का पता नहीं कैसा होगा, बाहर का है, ये है वो है, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। हमारा डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने भी माना, और मेरे मम्मी और पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो पापा नहीं आ पाए। मम्मी, मेरे मौसा मौसी, मेरा छोटा भाई, ये लोग नेपाल से आए, और इधर परमेश्वर जी की तरफ से भी इनकी मम्मी पापा नहीं है हमारे इधर ससुराल के, तो मम्मी और सारे तीनों मेरे जो इनकी बहनें वो और उनके सारी फैमिली सब लोग आए, और बहुत मजेदार शादी हुई हमारी आर्य समाज मंदिर में 7 दिसंबर 2012 में। और उस दिन से लेके आज तक हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को। चैलेंजेस थोड़े बहुत जिस तरह की छोटी मोटी शुरू में आई कि हम दोनों को ही रहना था शुरू में अकेले, तो एकदम अलग सा लगता था, क्योंकि मैं भी बहुत ग्रुप में और गैदरिंग में रहने वाली, और ये भी। तो फिर धीरे धीरे मैनेज करना शुरू किया, एक दूसरे को और अच्छा समझ पाए, और ऐसे होते होते फिर हम लोगों का भी बेबी नहीं है, लेकिन कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक और विजुअली इम्पेयर्ड लड़की है नेपाल से, माया, वो रहती है, और एक मेरी भांजी है। मेरी 3 नंदों में से जो बीच वाली नंद है उनकी बेटी है मासूम, वो 10 साल की बच्ची है, 4 साल की एज में हमारे साथ रहने आई थी और अभी हमारे साथ रहती है। हमने इसको पढ़ाया लिखाया है, हमारी बेटी से कम नहीं है। और हम लोगों को खाली अब शादी करके ऐसे ही नहीं रहना है, तो हम एकदम मस्ती भी करते हैं, हम खेलते भी हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स भी की है, जैसे कि कोई चीज बनाना, नई नई चीजें यूट्यूब पे देख के बनाना। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, कुकिंग मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, इसलिए मेरे को लोगों को घर पे बुला के पार्टी करना, ये सब करना बहुत पसंद है। तो अभी लॉकडाउन में पार्टी तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ हमने नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट की। मूवीज देखते हैं हम, और कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स की मैं बहुत फैन हूँ। और उसके अलावा थोड़ा बहुत क्रिकेट भी सीखा मैंने इन्हीं दिनों में, और बहुत मजेदार लाइफ हम जीते हैं। और जब लॉकडाउन नहीं था तो मेरे घर में एवरी वीकेंड पे कोई ना कोई जरूर होता था, और हम लोग बहुत मस्ती करने वालों में से उनके घर भी जाते हैं, औरों को भी बुलाते हैं, बाहर जाते हैं डिनर पे भी। और मुझे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत पसंद है। मेरे पास टाइम होते ही मैं इन्हीं में बहुत एक्टिव रहती हूँ, और अपनी फैमिली के साथ भी बहुत खुश हूँ। तो मतलब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई, और थोड़े विरोध के बाद थोड़े लोगों को कंसर्न था, और आप लोगों ने शादी की, और आज आप इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और बहुत खुशनुमा लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी एक बात और बताना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड बिहार से हैं, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ एसबी बिहार के जो ब्लाइंड बॉयज है उनपे, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे होम साइंस होता है। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और साथ में हाँ जी, और ये इनको सारी ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम होते हैं, कभी लाइट खराब हो गई, कभी हीटर खराब हो गया, इंडक्शन खराब हो गया, टीवी खराब हो गई, ये सब ये ठीक करते, बीइंग टोटली ब्लाइंड। यही तो सारे पेरेंट्स और सारे विजुअली इम्पेयर्ड को यही सुनना है कि देखो वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट अजंता और परमेश्वर। शादी से पहले एक प्रॉब्लम थोड़ा ये बताना चाहेंगे, क्रिएट करना पड़ा कि लोगों को कहना था कि वो बिहार के हैं तो उनका लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा। कपड़ा को कपड़ा बोलते हैं, गाड़ी को गाड़ी बोलते हैं। हाँ, लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये सब संदेह दूर करने के लिए हमें फिर से मिलना पड़ा, और हमें इंट्रोडक्शन के जरिए बुलवाया गया। तो आपका पूरा इंटरव्यू हुआ अच्छे से? यस। मेरी एक दूर की, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरी मामी की एक फ्रेंड है, वो आई थी इनका इंटरव्यू करने, और उन्होंने बिल्कुल ही सारी नेगेटिविटी बताई थी, जो थी भी नहीं वो सारी नेगेटिविटी। तो कुछ देर के लिए तो मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि पता नहीं लड़का मतलब कैसा है, स्मार्ट है या नहीं है। मैंने बोला मन स्मार्ट होना चाहिए, उसकी नेचर स्मार्ट होना चाहिए, और फिजिकली स्मार्टनेस तो कुछ दिनों के बाद ढल जाता है। कहते हैं ना, गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो वही हमें पार्टनर हमें वो ढूंढना है जिसकी कंपनी हम इंजॉय कर सके। बिल्कुल, और आज मैं सही में बहुत खुश हूँ कि मैं अपने परमेश्वर जी के साथ बहुत खुश हूँ, और साथ में और लोगों को भी खुश रख पा रही हूँ। हम कुछ बच्चों की भी हेल्प करते हैं जिनको बहुत नीड होती है किसी चीज की। हमारे अपने बच्चे नहीं भी हैं तो हम दुखी नहीं है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी बात है हौसला बुलंद है तो मंजिल दूर नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, और Thank आगे की you. जिंदगी के लिए भी ऑल द बेस्ट। बहुत सारे Thank you. व्यूअर्स इससे जरूर इंस्पायर्ड होंगे और शायद उनके मन की शंकाएं कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, और एक बार हम नैप दिल्ली को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा वेबिनार अरेंज किया है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। ओके, थैंक्स सो मच। तो हमने देखा कितने खुश हैं और सारा काम खुद ही करते हैं, थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ। तो अब हम नेक्स्ट मिलते हैं अभिषेक एंड गोमा फ्रॉम मुंबई। जैसे कि मैंने बताया, मैं अभिषेक पंड्या गुजरात का मूल निवासी और मेरी शादी गोमा राय से हुई है, जो नेपाली और हम लोग जब 2010 में मिले थे पहली बार। कैसे मिले? और हम इंक्लूसिव प्लैनेट नाम की इंक्लूसिव प्लैनेट नाम की एक वेबसाइट थी, तो जिसमें कि गोमा को प्लैनेट पे मिले थे, आप लोगों के दिल प्लैनेट पे मिले। यस, हम इंक्लूसिव प्लैनेट पे मिले थे। इंक्लूसिव प्लैनेट पे, वाह। यस, सो इंक्लूसिव प्लैनेट वो एक साइट था जो व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। इंक्लूसिव प्लैनेट एक साइट किसी ने लॉन्च किया था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं और किसने लॉन्च किया था। वो एक साइट था जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच वर रेलेवेंट फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल। So those kind of stuff used to be uploaded in those sites, and you could make friends, you could do network, you could get informations, you could get books, educational materials, audio materials, all of that. तो हम उस वेबसाइट पे मिले थे और वेबसाइट आप ही लोगों के लिए बना था, मिलाने के लिए। यस, सो बनाने वाले को पता नहीं था कि वो हमारे लिए बना रहे हैं, पर हमारे लिए बना था। तो तब मैं टॉरेंट पावर नाम की कंपनी में काम करता था और गोमा TISS में MBA कर रही थी ह्यूमन रिसोर्सेस में। सो गोमा को लाइव जॉब डेटा की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें कि कंपनी में कितने एम्प्लॉइज है वगैरह वगैरह, उनके क्या रूल्स है क्या नहीं है, वो स्टडी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की। तो उसमें मुझे पिंग किया था और पिंग किया तो फिर हम लोग लाइफ लॉन्ग पिंग हुए और अभी वेरी इजीली अभी 7 साल हो गए मैरिज के। मैं गोमा का हाथ मांगने के लिए नेपाल भी गया था। अच्छा, तो हाथ मांगने जाना पड़ा आपको? हाँ, जाना पड़ा। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये तो डाउरी मांगते हैं। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा है तो डाउरी दे के करेंगे विवाह। अरे वाह, इतने इम्प्रेस हो गए थे। हाँ, फिर इस तरह से चली बात। तो जब मेरा जॉब इंटरव्यू था सेबी में, तब हम पहली बार मिले थे और मिलने के बाद मेरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं गोमा को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया था। अच्छा। मैं गुजरात का था, मैं मुंबई में कुछ भी नहीं देखा था। ऑफ कोर्स गोमा TISS में थी जो कि मुंबई में था, पर गोमा हुई कि पहली बार हम मिले एक अननोन सिटी में, जहां पर कि मुझे वो इंडिपेंडेंटली खाना प्रॉपरली एक AC रेस्टोरेंट में खिला के लाया। अच्छा, गोमा भी मैं भी इम्प्रेस हो गई, वाह ये तो अच्छा है। अच्छा, फिर ऐसे so I want to put it here, the thing is like as we were young, you know, as we are child and as we grow up to like adolescence and then as we cross our you know teenagers, those ये जो क्या बोलते हैं ना, so called the marriage, so called the love, so called affairs, ये सारे point आता है। then we think about कि हाँ यार मेरा मिस्टर परफेक्ट कैसा होगा, साइटेड होगा, ब्लाइंड पार्शली साइटेड होगा। सो द थिंग इज लाइक ठीक है, मतलब इन लाइफ यू नो वी हैड मेट सो मेनी पीपल, बट द थिंग इज वो जो एक मन में होता है ना कि एक ब्लाइंड लड़का एक ब्लाइंड लड़की मैरिज करके इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं, कैन वी ट्रैवल टू अक्रॉस, कैन वी लिव अ इंडिपेंडेंट लाइफ, कैन वी बाय groceries independently, can we go independently। तो ये सारी चीजें एक होती है ना। तो like first day मिले and we went out for a lunch to a restaurant, so it was kind of different experience। तो इसको तभी समझ में आया कि ये तो
स्टिक लेके कुछ भी कर देगा ये तो, एग्जैक्टली कहीं भी वेरी गुड। और वो सबसे बड़ा यूएसपी था मेरा। हाँ तो उसके साथ फिर हम आगे मिलते गए। मैं भी मुंबई आ गया। मैंने मुंबई में घर रेंट लिया, जो कि यहाँ पे एक चीज जो आप दोनों के साथ खास गोमा के मेंशन करना चाहूंगी कि दोनों अगर इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही मोबिलिटी जिनकी स्ट्रांग हो, उनके जो पेयरिंग होती है काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं होते, अपना अपना काम खुद कर पाते हैं। कंटिन्यू, गो अहेड। बिल्कुल। तो उसी तरह से फिर हम 3 साल तक मिलते रहे, बातचीत करते रहे। पहला गोमा का TCS में जॉब लगा, फिर हम लोगों ने 2013 में मैरिज की। मैरिज भी हमारा काफ़ी धामधूम से हुआ था। जैसे कि हमने मैरिज में भी 450 लोग बुलाए थे, आए थे 600। रिसेप्शन में 350 बुलाए, 250 बुलाए थे, 400। तो काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था इस मैरिज का। और इस तरह से मैरिज हुआ। मैरिज के 3 साल बाद हमारा एक लड़का हुआ, जिसका नाम हमने वेद रखा है, बिकॉज I believe that all of our philosophy and everything flow from Veda. So नाम रखा है हमने। और करंटली हम ये करते हैं कि हम वेद को सब कुछ कराने का, सब कुछ हम उसे वेद। So like I want to bring in one perspective here. As we were thinking about getting married and you know as we were going along कि ठीक है independent life जिएंगे, we both were independent कि अभिषेक अपने ही ट्रैवल करता है, मैं अपने ही ट्रैवल करती हूँ। If no one is there, he can cook for himself by himself. I can cook if the maid is not there. ये सारी चीजें थी। But the thing is, before marriage, हमारी एक discussion हुआ था कि about the you know whether we want to have a kid or not. And Abhishek was of strong opinion कि उसको बच्चा करना ही है. He wanted a kid. And I was like, no, I don't want a kid because मैं खुद तो एक blind हूँ. I really had a tough life managing my studies, you know, running from pillar to post to gather my materials and to make my marks, to make my mark amongst my peers, my batchmates, and to get through this to up to here. So I was also strong opinion कि मतलब मुझे kid तो नहीं करना है. He was like मुझे तो करना है. So as we kept meeting, as we kept discussing, Abhishek ने मतलब somehow मुझे convince किया कि नहीं, we do want to have a kid. And so this was one thing we had discussed before marriage, and it was made clear that we both wanted to have a kid. Because Abhishek को लगता था कि यार हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग ब्रेल में ही पढ़ के अगर यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो अगर हमारा बच्चा अगर ब्लाइंड भी होता है तो भी हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक इंडिपेंडेंट बनाएंगे. बट बात है कि बाय गॉड्स ग्रेस हमारा बच्चा ऐसा नहीं है. इट्स सो गुड. इसे कहते हैं जज्बा, जिंदगी जीने का जज्बा. जैसे कि हमारा लड़का अराउंड 6 मंथ्स का हो गया, तो मैं उसको मेरे शोल्डर पे बिठा के, या तो उसको एक हाथ से ही पकड़ के, क्योंकि उसका हेड तब तक स्टेबल हो गया था, तो मैं उसको एक हाथ में लड़के को पकड़ के दूसरा हाथ से स्टिक चला के. कभी गिराया तो नहीं, कभी नहीं गिरा. मैं उसको सब जगह घुमा के लाया हूँ अकेला, और मैंने उसको मेरे से में आई है, वो कभी गिरा नहीं है. मैंने उसको पूरे कॉलोनी में, इवन बाहर भी मैं उसको घुमा के लाया हूँ. ये बात मेरी पत्नी को तभी नहीं बताई थी, क्योंकि वो शी वाज वेरी फोबिक अबाउट ऑल दिस. बट मैं उसे काफी बार बाहर भी घुमा के लाया हूँ. और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वी एंश्योर्ड, मैंने उसको पहले तो साइकिल चलाना सिखाया. और पहले तो हम ऐसा साइकिल लाए जो कि पीछे से मनोवर हो सकता है और आगे से भी हो सकता है. तो पहले मैं पीछे से करता था. फिर एक समय तो ऐसा आया कि मेरे लड़के ने, जब वो अराउंड 1.5 years का था, उसने एक बहुत ही शॉर्ट गैप में से साइकिल निकाला. तो मेरे साइड में एक साइटेड व्यक्ति थे, उन्होंने बोला, अभिषेक जी आपको तो दिखता नहीं है, आपने कैसे निकाल लिया ये? मैंने कहा भाई बेटे ने निकाला है. तो वो मनोवरिंग करते करते वो नेविगेशन में काफी एक्सपर्ट हो गया.
फिर रियल साइकिल सिखाया, 2 व्हीलर। फिर मैंने उसको फुटबॉल काफी सिखाया है, हम दोनों ने इनफैक्ट। आज अगर वो उसको प्रॉपर गोलकीपर बनाएंगे तो नहीं जाने देगा वो बॉल, या वो अगर फॉरवर्ड पोस्ट पे रखेंगे तो काफी गोल कर देगा वो काफी अच्छा बनाया है हमने उसे। इतना अच्छा क्रिकेट खिलाया है, एक शॉट मारेगा तो मतलब काफी काफी ज्यादा आगे उसको कराया है हमने। The point, okay, we had a kid, but जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, see हमारे जनरेशन मतलब मेरे जनरेशन में अगर if I was good in academics or if I was good in one field, that was fine, I could pursue my career and I could earn my living. But अब जो हमारे kids का generation bit different, they have to be multi-talented, they have to be multi-fascinated, they have to excel not only in academics, not only in one field, but they have to excel in so many things. मतलब हमने ऐसा नहीं बनाया है, ये जो मेरे किड्स के जनरेशन है इनका ऐसे ही है, हर कोई पेरेंट्स स्विमिंग में भी डाल रहा है, इसमें भी डाल रहा है, उसमें भी डाल रहा है। सो हम लोगों ने भी ये इंश्योर किया कि जो हमारा बेटा है, you know, he is not lagging in anything behind. In fact, I can say, I think my son, his name is Ved, he is lot better in so many things. At this age, he can write so many things, he can read so many things. Of course, hum as blind parents, we had to think ahead of so many things. As he was 3 years old, my husband, Abhishek, he had employed a teacher to, you know, make him read and write. अभी किसी किसी को लगेगा कि अरे यार 3 साल के बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए डाल दिया, पर ऐसा नहीं है। हमने उसको पढ़ने लिखने के लिए नहीं डाला था, हमने एक टीचर को एम्प्लॉय किया था और हमने कहा था कि टीचर आप एक्सप्लोर करिए व्हाट ऑल ही कैन डू। तो टीचर ने उसको पहले पोएम सिखाए, राइम सिखाए, कुछ सिखाया और धीरे धीरे शी मोल्डेड हिम and they got along and he started kind of writing all those things. ठीक है, so the point here is आप किस तरह से अपने बच्चे को like जैसे हम ब्लाइंड भी थे तो हम लोग भी कैसे पढ़ते थे कि we had to gather materials, we had to think little bit ahead of our batchmates, क्योंकि वो लास्ट मिनट नोट्स बना सकते हैं, वो लास्ट मिनट पेज टर्न करके पढ़ सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें टाइम से बहुत पहले हमारे नोट्स गैदर करने पड़ते थे, we had to be prepared little bit ahead of others. So similarly आप कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चे के केस में भी यही किया, that's why he is very in everything I can say, like you know, उसकी socialization हो, उसकी other developments हो, he is very good at it. When it comes to, you know, independently managing kid, since we both of us are working, we have maid and also I have mother-in-law, but she keeps traveling. तो जब वो ट्रैवल करती है तो we don't want to restrict her कि भाई हमारे बच्चे की वजह से आप घूमने ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, and we don't want that. जब वो होती है वो willingly हमारी हेल्प करती है, हमारी सपोर्ट सिस्टम होती है. No one is so this thing, you know, you cannot trust anyone other than your extended family or relatives. But अगर वो चाहती है तो ठीक है, हम मेड के पास उसको छोड़ के we do attend our works, but we are managing I think quite well, and Abhishek will elaborate for this. So हमारे लड़के ने भी फिर हमें काफी सपोर्ट किया। पहले तो he learned all these colors and shapes and everything through YouTube by himself. फिर yes, मैंने मेरे फैमिली को अराउंड जब हमारा लड़का 1.5 years का था, तब मैंने एक्चुअली पूरा इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके, नॉट थ्रू एनी टूरिस्ट गाइड, मैं मेरे फैमिली को सिंगापुर घुमाने ले गया। तब जब मैं ले गया तो हमने एक सरप्राइजिंग चीज नोटिस किया कि मेरे लड़के का चप्पल गिर गया। अब उसको बोलने तो आता नहीं, अब वो कैसे ना कैसे उसने हमें उसके पैर को जिसमें चप्पल उसने टच कराया और उसने बताया कि भाई मेरा चप्पल गिर गया है। तो गिर गया है, फिर हमने चप्पल ढूंढा उसका और फिर उसको पहना के हम भी हमारा चल पड़े। तो लड़के ने भी काफी सपोर्ट किया है। इनफैक्ट अभी तो कहीं जाना होगा तो हमें कई बार जो जगह उसने देखी है वो ले जाता है, ऐसा हो जाता है। तो सपोर्ट रहा। मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोसेस में, जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं बट बहुत ज्यादा रफ भी नहीं था, मेरे हिसाब से करेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज
आप में वो जज्बा होना पड़ेगा कि नहीं, वील ओवरकम दिस एंड हम लोग एक जैसा जीवन हमें जीना है वो हम जरूर जिएंगे। पॉइंट ये है कि देखिए हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट हेल्प, और इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू टेक द हेल्प आल्सो, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब हमें चाहिए, जैसे आज मुझे मूवी देखने जाना है, तो हो सकता है माय फैमिली मेंबर इज नॉट अवेलेबल और मे बी डजंट वांट टू अकम्पनी मी, और टुडे मे बी आई वांट टू गो फॉर अ शॉपिंग, हो सकता है कि माय फ्रेंड इज नॉट अवेलेबल और इज नॉट विलिंग टू गो अकम्पनी मी, बट अच्छा ही होगा अगर वो मेरे साथ आ सकते हैं, यू नो दे कैन हेल्प मी टू सेलेक्ट माय स्टफ, बट अगर नहीं है, it really doesn't mean that I will not go for a shopping, or I will not go to watch a movie, or I will not go out to a restaurant to enjoy my dinner. So the point is independent is a must. वो कहते हैं कि like अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के हाथ पकड़ के जाऊं तो भी लोग मुझे देख रहे हैं कि हाँ यार एक ब्लाइंड आ रहा है, अगर मैं स्टिक पकड़ के जाऊं तो भी लोगों को पता लग रहा है कि ये ब्लाइंड आ रही है। सो मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है कि चूजिंग इंडिपेंडेंस विद स्टिक इज आई थिंक मेक्स मोर सेंस देन लूजिंग योर इंडिपेंडेंस एंड बीइंग डिपेंडेंट ऑन someone for some or the other work is, you know, मेरी एब्सोल्युटली तो एक बहुत ही सिंपल और जो कि उनको भी पता है वो एडवाइस है कि कभी अपना स्टिक मत छोड़ो, वही पहचान है और वही आपका इंडिपेंडेंस है। अगर आपने स्टिक तो आप जरूर अपने काम कर लेंगे, करा लेंगे, हो सकता है आपके सारे काम हो जाएंगे, बट वो उतना डायनामिक नहीं होगा जितना कि आप एक स्टिक की मदद से करेंगे। सो मेरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो मुझे लगती है कि बहुत ही वैल्यूएबल है वो एडवाइस में ब्लाइंड व्यूअर्स को भी देना चाहता हूँ। थैंक यू। प्रोसेस हमारे लाइफ चली अभी तक 7 इयर्स हो गए, बाकी काफी सारे जाने बाकी है और जो कि बड़े मंगलमय जाएंगे ये हमें लगता है। All the best, amazing woman, Abhishek. It was really amazing to know about your lives, how you are leading independently and happily and courageously. So all the best for rest of the life. Thanks to NAB Delhi for providing us such a platform to express ourselves. And I hope other people also take some encouragement from our lives. Thank you very much. Hopefully. इससे पहले हम हमारे दूसरे गेस्ट से बात करें, योगेश मुकेश कुछ क्वेश्चन या कुछ हैं क्या, हम ले सकते हैं क्या? No questions yet. No questions yet? No. नेक्स्ट हम मिलते हैं अमृता और वसीम से, दिल्ली। नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हम लोग मिले कैसे। हम लोग नैब इंडिया हौस खास में नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन है, वहाँ पर मिले थे एक दिवाली फंक्शन में। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिलते रहे, लेकिन हमें तब तक ये नहीं पता था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं या हम क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आया बेसिकली कि जो है मैं इमोशनली शुरू से वीक रही हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो मैं ऐसा पार्टनर चाहती थी जिससे मैं सब कुछ शेयर कर पाऊँ। तो मैंने अपने फ्रेंड जब फ्रेंड थे तो उनसे बोला कि मुझे ऐसा कोई फ्रेंड चाहिए जिससे मैं सब शेयर कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि फ्रेंड तो नहीं, पर मैं ब्रदर बन सकता हूँ अगर तुम्हें कुछ शेयर करना है। तो मैंने बोला ब्रदर से मैं वो सब शेयर नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। तो फिर धीरे धीरे उन्हें भी लगा कि जो है शायद ज़रूरत है, और फिर धीरे धीरे हम लोगों की आपस में फ्रेंडशिप हो गई। और हम लोगों ने शादी से मतलब फ्रेंडशिप से पहले, ये डिसाइड करने से पहले कि हम प्यार करते हैं, हमने ये डिसाइड किया कि हम शादी जरूर करेंगे। अच्छा, मतलब प्यार से पहले शादी डिसाइड हो गई? जी, हमने ये सबसे पहले डिसाइड किया कि हमें शादी करनी है। आगे उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि हमारी इंटर रिलीजन मैरिज है, तो ये भी हमने नहीं सोचा। और ये भी नहीं पता था, मुझे तो ये भी नहीं पता था दूसरा रिलीजन होता भी क्या है। और फिर हम धीरे धीरे मिले, हमें समझ आने लगा कि जो है हमें शादी करनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। फिर हमने 2015 में दिसंबर में शादी की। आगे मेरे हस्बैंड आपको डिटेल में बताएंगे।
तो जैसा अमृता अभी बता रही थी कि हम लोगों के बीच में शादी होना पहले सुनिश्चित हो गया था, दोस्ती हमारी बाद में हुई थी। तो क्योंकि अमृता ये चाहती थी कि अगर हमारी फ्रेंडशिप हो तो हमारी फ्रेंडशिप इस तरह की ना हो कि 4 दिन साथ रहें, 4 महीने साथ रहें और बाद में अपने अपने रास्ते हो जाएं। इसलिए हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि हमें शादी करनी है। उसके बाद हमारी दोस्ती काफ़ी मैच्योर होती चली गई, और मैच्योर इस तरीके से होती चली गई कि मैं अमृता के पीछे इतना रहता था कि अमृता एक्चुअली में लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं अमृता के पीछे इतना रहता था कि कॉलेज में मैं ड्रॉप करने अमृता को जाता था, और मुझे ये भी मालूम होता था कि अमृता की छुट्टी कब होने वाली है, उसको लेने कॉलेज पहुंच जाता था। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ थी वो काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ती रही। अब लेकिन जब शादी की बात आई, अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और थी कि मैंने और अमृता ने एक रात पहले ही ये डिसाइड किया था कि हम लोग शादी करेंगे एक दूसरे से, लेकिन कब होगी उसके बारे में कोई डिसाइड हमने नहीं किया था। अब अगले दिन ही अमृता से मिलने के लिए अमृता के पापा आ गए। पापा मतलब इसके पेरेंट्स नहीं है, अपने ताऊ जी को ही ये पापा बोलती है। तो अमृता ने बोला कि आप आ जाओ और मेरे पापा जी से मिल लो आके। तो मैंने कहा यार अभी तो हमने बात करी है कल रात को ही, अभी इतनी जल्दी हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे। फिर अमृता ने बोला कोई बात नहीं, वो आपका फोन नंबर मांग रहे हैं, मैंने बता दिया है, तो आप उनको मैं उनको आपका फोन नंबर दे रही हूँ। तो उन्होंने अमृता ने मेरा फोन नंबर उनको दे दिया, और उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि आप ऐसा करो, मुझे अपना रिज्यूम भेज दो, मैं उसको देखूंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो मुझे पता नहीं था कि रिज्यूम शादियों में भी चलता है, तो मुझे लगा, मैंने बाद में अमृता को फोन किया और मैंने बोला यार मैंने आपके पापा से कोई जॉब थोड़ी मांगी थी, मुझे तो शादी करनी है, तो वो रिज्यूम क्यों मांग रहे हैं मेरा। तो एनीवे मैंने अमृता से इसके घर का एड्रेस लिया और रिज्यूम अपना पोस्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया, वो चुप हो गए। उसके बाद में हमारी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ती रही, और उसके बाद हमारे सामने क्या चीजें निकल के सामने आई, 3 चीजें हमारे सामने निकल के आई। एक तो हमारी दोनों फैमिलीज को हमारा रिलीजन डिफरेंट था, इसलिए ऑब्जेक्शन था। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हमारी लाइफ में, और हर तरह से कोशिश की कि हम दोनों किसी तरह से अलग हो जाएं। तो रिलीजन हमारे लिए पहला मुद्दा था। इवन मेरे घर वाले मेरे लिए लड़कियां दिखाते थे, अमृता के घर वाले अमृता को लड़के दिखाते थे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोग धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते गए। अब दूसरी परेशानी, इससे हमने किसी तरह से ओवरकम किया, हम लोगों को ये सब सहने की आदत पड़ गई। तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आई कि आप दोनों ब्लाइंड हैं, अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आप किस तरह से आगे अपनी जिंदगी बढ़ाओगे। उसी पॉइंट पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अमृता, ये 2008 की बात है जब ये सब चल रहा था, और हम लोग 2006 में पहली बार मिले थे, और 2 साल में हमारा रिलेशन काफी मैच्योर हो गया था। तो 2008 में मैंने अमृता को बोला, मैंने कहा अमृता शायद ऐसे काम चलने वाला है नहीं, हम लोग अभी चीजें जो हैं वो हालात पर छोड़ देते हैं, और हम लोग पढ़ लिख के कोशिश ये करते हैं कि हमारी दोनों की कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, ताकि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। उसके बाद में हम लोगों के लिए अपने पेरेंट्स को मनाना काफी इजी हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मेरी जॉब, हालांकि मेरी जॉब तो थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में मैं लगभग 4-5 साल काम कर चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते थे कि अमृता भी इंडिपेंडेंट हो जाए और मैं भी थोड़ा और अच्छी जॉब प्रोफाइल में जा सकूं। तो मेरी जॉब 2014 में पीएनबी में लगी थी। पीएनबी की जॉब छोड़ के फिर मैं बाद में केंद्रीय विद्यालय में आ गया, और अमृता की जॉब 2015 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में लगी थी एज ए असिस्टेंट मैनेजर। ठीक वैसा ही हुआ। हमारी जॉब लगने के 5-6 महीने बाद ही हम लोगों ने दिसंबर में शादी कर लिया। शादी करते समय फिर ये परेशानी आई कि अमृता के घर वाले बोलते थे कि अगर निकाह होगा तो हम नहीं आएंगे,
और मेरे घर वाले बोलते थे कि अगर फेरे होंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। तो हालात इस तरह के बन गए थे कि हम लोग कई बार तो रोते थे कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। कई बार हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि हम दोनों ही घर वालों को साइड करते हैं और साइड करके हम दोनों शादी करके अपने आप रहते हैं, देखते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अमृता थोड़ी समझदार थी, मैच्योर थी। उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमें समाज के साथ भी जुड़ा हुआ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अमृता ने कोशिश की, मैंने कोशिश की, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह में फेरे करेंगे और शाम में निकाह करेंगे। तो अच्छा हुआ सब कुछ। उसमें हमारी नैब इंडिया में ही शादी हुई थी, हौस खास में। डबल बंधन में बंध गए। बिल्कुल मैम, हमारे लिए ये डबल बंधन है, निकाह और फेरे का, इसलिए हमारा बंधन इतना मजबूत है कि शायद कभी नहीं टूटेगा। ऑल द बेस्ट। तो हम लोग फिर अब लेकिन अच्छी बात ये हुई कि फेरों में और निकाह में दोनों सेरेमनीज में दोनों ही घर वाले शामिल हुए, मतलब दोनों तरफ के लोग, दोनों परिवारों के लोग शामिल हुए और बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई और बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमारी जिंदगी में समस्याएं तब आई जब मेरी पोस्टिंग मुझे केंद्रीय विद्यालय ने पटियाला पंजाब भेज दिया, तो और अमृता की पोस्टिंग दिल्ली में थी। तो हम लोगों को बहुत टाइम तक ये डिस्कस करते रहे हम लोग कि अमृता पोस्टिंग पटियाला में ले ताकि हम लोग साथ साथ आ जाएं, या मैं पोस्टिंग दिल्ली में लूं ताकि हम लोग साथ साथ में आ जाएं। हम लोग कोशिश करते रहे, 2 साल का समय बीत गया। उस समय में हम अपना बेबी भी प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों का मानना था कि एक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जब हम दोनों साथ में होंगे तो शायद अच्छे से हम लोग चीज़ें कर पाएंगे और बेबी की केयर भी कर पाएंगे। जब मेरा 2016 में दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, फिर हम लोग साथ में हुए और 2019 में 16 अक्टूबर को हमारे घर पे एक बेबी आई जिसका नाम लीबा है और अभी वो 9 मंथ की है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं अपने बेबी के साथ कि जो अमृता की स्ट्रेंथ है वो अमृता बेबी को सिखाती है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं बेबी को सिखाता हूँ। तो दोनों लोग मिलकर के हम लोग अपने बेबी की केयर करते हैं और हम लोग इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। अभी बेबी के साथ में हम लोग खेलते हैं, कॉलोनी में मूव करते हैं, सब जगह घूमते हैं। हालांकि जब हम लोग बाहर जाते हैं तब हम लोग भी स्टिक का यूज़ करते हैं जब कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, लेकिन कॉलोनी में हमें स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग बेबी को इंडिपेंडेंटली मूव कराते हैं, पार्क में ले जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, और बेबी भी हमारे साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और हम लोगों के पास करने के लिए इतना कुछ रहता है कि मतलब कुछ फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं रहता है। होता क्या है कि जब बेबी नहीं थी हमारे पास में, तब हम लोग लगभग डेली बाहर जाते थे खाना खाने के लिए, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। शादी से पहले तो शायद हम वीकेंड्स पे जा पाते थे, लेकिन शादी के बाद जब तक बेबी नहीं थी हमारे पास में, हम डेली रेस्टोरेंट जाते थे, मूवी देखने जाते थे, मार्केट जाते थे, शॉपिंग मॉल्स जाते थे, हम लोग खूब घूमते थे अच्छे से। लेकिन जब से हमारी बेबी आई है तब से हम लोग फिजिकली बाहर नहीं जा पाते हैं, और कुछ कोरोना की वजह से अभी दिल्ली में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। अब हम लोग हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, सोनी लिव है, इन सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। हम लोग साथ में मिलकर के वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं। और हम उस समय में ये काम करते हैं जब बेबी सो रही होती है या फिर बेबी कहीं बिजी हो जाती है, मतलब सो जाती है, तभी हम लोग ये सारे काम कर पाते हैं। अभी लॉकडाउन हमारे लिए काफ़ी, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत टफ रहा होगा, लेकिन बिना विजुअली इम्पेयर्ड हमारे लिए लॉकडाउन बहुत ज़्यादा टफ रहा था। इतना टफ रहा था कि हमें बेबी की देखभाल भी करनी थी। उस समय हमारी बेबी लगभग 6-7 महीने की थी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो हम लोगों को खाना भी बनाना होता था। तो हम लोग क्या करते थे, अमृता रोटियां बेलती थी और मैं रोटियां सेकता था। बहुत बार, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी रोटी बनाने की, तो बहुत बार जो गैस पर तवा रखा होता था उससे मेरी उंगलियां भी जली हैं और उंगलियों में छाले पड़ गए हैं।
अब जाकर कहीं वो ठीक हुए हैं। तो अमृता सब्जी बनाती थी, मैं रोटियां सेकता था, अमृता रोटियां बेलती थी, झाड़ू पोछा हम लोग खुद करते थे, अपने टॉयलेट क्लीन करते थे। मतलब जितने भी काम होते थे वो लॉकडाउन के दौरान बेबी को पालने के साथ साथ हमने ये सारे काम अपनी जिंदगी में किए हैं। तो आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है ना, और बहुत संघर्ष को भी, बहुत चैलेंज को ले करके आपने उसको ओवरकम किया खुश होके, और जिंदगी को आपने बिल्कुल चैलेंजेस होते हुए भी आपने आगे लेके गए अपने हिम्मत से। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना माने, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को लेकर टेंशन लेंगे तो भी वो हमें प्रॉब्लम फेस करनी ही है, उससे हम उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते। इसलिए हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना मानकर उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का। और मैं आखिरी में ये ऐड करना चाहूँगी, हम इंटर रिलीजन मैरिज और दोनों ब्लाइंडनेस के बाद भी आज बहुत खुश हैं, और हम अपनी बेबी के साथ बहुत खुश रहते हैं। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। हमने हाँ घर में मेड लगा रखी है कुकिंग के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन हाँ हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें नॉर्मल लाइफ हम लोगों की देखते हैं, उससे भी हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं। और इवन मतलब आपको इस बात का शायद यकीन ना हो व्यूअर्स को, लेकिन ये बात सच्ची है। अभी हम जहाँ जहाँ पर रहे हैं, हमारे पड़ोसी इस बात को देखकर बहुत खुश होते हैं कि हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता है, और वो ये एग्जांपल देते हैं कि आप लोग कभी लड़ते ही नहीं हैं, हर चीज को इतना कूल होकर कर लेते हैं, हर चीज को समझ लेते हैं, सुलझा लेते हैं। कभी आपकी आवाज हमने बाहर नहीं देखी, और हमने चीजें मतलब इस तरीके से हमारी लाइफ दूसरों के लिए भी रहती है। तो मुझे दुनिया का पहला एग्जाम्पल होगा जिसके बीच में लड़ाई नहीं होती है। नहीं, जनरली हमारे बीच में लड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अगर हमारे बीच में किसी चीज को लेकर डिफरेंसेस भी हैं तो हमारे बीच में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होते हैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं चीजों को, लड़ते नहीं है कभी भी। थैंक यू सो मच। हाँ बताएं। तो हम लोग बस यही है कि मैं मतलब लास्ट में लोगों से यही कह सकता, मतलब अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि दो विजुअली इम्पेयर्ड मिलकर अपनी जिंदगी को बिता नहीं सकते, बल्कि मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हम अपनी जिंदगी अपनी छोटी बच्ची के साथ बिता रहे हैं, उस तरह से और भी लोग अपनी जिंदगी को स्मूथली बिता सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हो सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा से मतलब दोनों की मिलकर यही रहती है कि जिंदगी में किस तरह से हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो हम दोनों के लिए सूटेबल हो, और हमारा बच्चा उस एनवायरनमेंट में बड़ा हो जिससे कि वो एक अच्छा इस देश का नागरिक बन सके। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ के बारे में जानकर, और बहुत संघर्ष रही है आपकी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको एक पॉजिटिव लिया और सारे मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट, और फ्यूचर के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने इतने अच्छे टॉपिक पर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है और हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखना आपने कि कितने संघर्ष रही है इनके लाइफ में, पर फिर भी उन्होंने पॉजिटिवली लिया और हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालते गए। अब हम मिलते हैं रवि और अश्मीरा से। रवि, रवि अश्मीरा, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। मुकेश, कोई क्वेश्चन है क्या? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ रवि, अब आपका अनम्यूट हो गया, आप तो कुछ बोले। अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। नमस्कार सभी को। तो बेसिकली अब मैं बताऊंगी कि हम कैसे मिले। तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करती थी मुंबई में,
और रवि की पढ़ाई भी उसी कॉलेज से हुई थी। वो मेरे 3 साल सीनियर है। तो जेवियर्स में एक रिसोर्स सेंटर है, जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज, जहाँ पर सारे ब्लाइंड जो होते हैं उनके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ताकि वो अपनी पढ़ाई या फिर अपना जो काम है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं फैसिलिटीज। तो वो वहाँ पर आया करते थे वो रिसोर्स सेंटर में अलग अलग चीजों के लिए। तो मेरी मुलाकात वहाँ पर हुई रवि से, और मैं उनको फर्स्ट ईयर से ही जानती थी, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सेकेंड ईयर में जब मैं थी तो मैं रवि को वो सेंटर के बाहर मिली और मैं काफी सैड थी किसी चीज को लेकर। तो रवि ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, जबकि एक्चुअली किसी और को समझ में नहीं आया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन रवि को समझ में आया था। और फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक प्रोग्राम में गई थी और वहाँ पर फ्रेंड्स थे, पर उन्होंने मुझसे बात उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। और ये जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर हम ब्लाइंड होते हैं और साइटेड लोगों के बीच में जाते हैं तो कभी कभार वो जो इश्यूज आते हैं वो इश्यूज, तो फिर वो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि किसी को समझ में नहीं आया और रवि को कैसे समझ में आया। उसके बाद थर्ड ईयर में मुझे अपना अकाउंट खोलना था, तो मैंने रवि से उसको लेके बात की थी और उस तरीके से हमारा बात करना शुरू हुआ। उसके बाद में हम हमारे रवि वहाँ रोज आते थे और हम रोज मिलते थे और हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। और फिर एक दिन रवि ने मुझे पूछा कि मतलब वो मुझे पसंद करते हैं और अगर मेरा क्या जवाब है। तो उस वक्त तो मेरा कोई जवाब नहीं था, तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि नहीं, मेरा कोई जवाब मतलब मैं हाँ नहीं बोल सकती और मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे हमारी और जैसे हम पहले थे वैसे ही बातें करते थे, फ्रेंड्स जैसे बेस्ट फ्रेंड्स थे वैसे ही हम रोज मिलते थे, बातें करते थे। और फिर मुझे भी धीरे धीरे लगता था कि मुझे ये अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हमारी इंटर रिलीजियस मतलब हम दोनों अलग अलग रिलीजन से होने की वजह से मुझे ये डर था कि अगर मैंने हाँ बोल दिया तो एक बार हाँ बोलने के बाद मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हाँ बोल दूं और फिर 4 महीने बाद रिश्ता टूट जाए। और फिर मतलब इस तरह का नहीं, अगर मैंने हाँ बोला तो मैं आगे जाऊंगी, मतलब शादी तक जाऊंगी आखिर तक। तो फिर भी रवि काफी परसिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे 6 महीने तक पूछा कि कैसे जवाब क्या है आपका, आपने क्या सोचा है, आपने क्या सोचा है। और फिर फाइनली मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, मेरा जवाब हाँ है, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। और फिर हमने कुछ दिनों बाद ये डिसाइड किया कि हम शादी डेफिनेटली करेंगे और सारे प्रॉब्लम जो भी होंगे वो फेस करते हुए करेंगे। तो बेसिकली ये था कि मैंने तब सोचा नहीं था कि मुझे किस तरह का बनना चाहिए, लेकिन रवि का ये क्लियर था कि उनको ब्लाइंड लड़की से शादी करनी है। और मुझे ये पता था कि रवि के साथ रहने की वजह से, मतलब उनसे रोज मिलने की वजह से, उनसे बातें करने की वजह से मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितना ब्लाइंड दो ब्लाइंड लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं उतना शायद कोई साइटेड पर्सन नहीं समझ सकता। तो फिर उस बारे में मैं बहुत क्लियर थी कि हम आगे जाएंगे और हम शादी करेंगे, ये हम दोनों की तरफ से काफी क्लियर था। आगे रवि आपको बताएंगे और फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। आगे फिर शादी कैसे हुई और कैसे करनी थी, तो बेसिकली जैसे आम तरीके से होता है कि पेरेंट्स को मिलना होता है। तो पेरेंट्स की बात थी तो मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी थी और मेरी सिस्टर थी। तो मम्मी को कन्विंस करना इंटरव्यूज के लिए थोड़ा सा कठिन रहा, बट मेरी सिस्टर का बहुत सपोर्ट रहा। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं और अश्मीरा मैं यूनियन बैंक से हूँ, तो मेरी पोस्टिंग बैंगलोर में भी हुई थी और वो बैंगलोर में वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही थी, प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। तो मैं वहाँ भी मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। तो हम जब बॉम्बे आए तो फिर हमने सोचा कि हम शादी करेंगे और आपकी मम्मी से हम मिलते हैं। तो मेरे पेरेंट्स के यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा इशू यही था इंटरव्यूज का, और उनका ये भी कहना था कि आप साइटेड लड़की से शादी करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप घर आओगे तो आपको शाम को पानी देगी, आपको खाना देगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा वो सारी चीज़ें विजुअली चैलेंज भी करते, क्योंकि मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में काम कर चुका था और वहाँ पे बहुत सारे विजुअली चैलेंज जो है वो कुक हैं, वो खुद कुकिंग करते हैं। तो मैं उसकी एग्जांपल्स दिया करता था और मैं काफ़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से रहने की कोशिश हर वक्त करता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अनुभव उनको बताना शुरू किया मेरी माता को। और अश्मीरा की मम्मी पापा एक बैंकर हैं, तो जब उनके यहाँ जाने की बात हुई तो मैं वहाँ गया और खुद गया और ऑलमोस्ट मैंने प्रेजेंटेशन दिया वहाँ पे, क्योंकि वो बैंकर थे, उनको विजुअली चैलेंज से ज़्यादा उनको इकोनॉमिकली मैं कितना स्टेबल हूँ वो ज़्यादा जानना जरूरी था। मैंने कहा मैं खुश हूँ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आपको प्रूव करनी पड़ी। जी,
मैंने जब कहा कि मैं बहुत ध्यान रखूंगा अश्मिया का, और हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि लाइफ में बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा वो सब बढ़िया है, लेकिन आप बताइए कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रहेंगे। तब मैंने कहा कि जो है कि मैं यूनियन बैंक में हूँ, और जो भी इसके पहले हम फंक्शंस में भी जाते रहे थे, तो वो जानते थे कहीं ना कहीं कि अश्मिया के साथ ये जुड़ा हुआ है, बट हमने उसको डिस्क्लोज 6 इयर्स के बाद ही कि हम 6 साल रिलेशनशिप में रहे, और ये कोशिश करते रहे कि हम एक स्टेबल हों इकोनॉमिकली, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ जाकर मैंने ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन दिया, वो उन्होंने उस बात को माना। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्ट्रैटेजिक तरीके से जाता हूँ, तो अश्मिया के एक भाई हैं जो ऑटोस्टिक हैं, तो उनको हम रेसिडेंस ढूंढना चाहते थे। तो मैं उनको मैं अश्मिया के साथ पूना गया था, हम दोनों अकेले गए थे। उसने, अश्मिया ने कहा कि मुझे रेसिडेंस ढूंढना है, हमको सब जगह इंक्वायरी करनी है ताकि भाई स्टेबल हो सके। तो हम दोनों गए, और तब उसकी मम्मी, अश्मिया की मम्मी को भी पता चला कि ये दोनों गए थे, तो वो बहुत खुश हुई कि आप दोनों गए थे, कैसे गए, वगैरह वगैरह। तो एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने का मेरा एक तरीका था कि उनकी मम्मी को ये पता चले कि हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं साथ में रहकर एक दूसरे का। और अल्टीमेटली जैसे अश्मिया कह रही है कि मोबिलिटी इम्पोर्टेंट है, तो हमने उनको ये प्रूव किया कि हम साथ में रह सकते हैं। और साथ ही साथ मीरा रोड, मैं जब बैंगलोर से आया तो मैं रेंट पे मैंने घर लिया वहाँ पर, और मैं वहाँ रहने लगा। अश्मिया पहले अमरावती में थी और वहाँ पे काम करती थी, तो वहाँ उन्होंने जो भी सर सामान उनके पास था गृहस्थी में जो रखा है, वो मेरे घर आके रख दिया। और फिर हम वो कभी कभी आती थी तो वो खाना वगैरह भी बनता था, तो मैंने अपनी मम्मी और सिस्टर को लेके गया, तो उनको प्रूव कराया कि देखो ये खाना भी बनाती है, और पानी और जो शाम को खाना देने की बात आप कर रहे थे, वो भी ये हो सकता है। और ये कंबाइंड तरीके से होगा, मैं भी पानी दूंगा, मैं भी खाना दे सकता हूँ। तो आपने काफी पापड़ बेले उनको, पेरेंट्स को मनाने के लिए। जी जी, वो प्रूफ करना था और उनको कॉन्फिडेंस देना था कि दोनों ओर से, और दोनों के तौर तरीके अलग थे, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। और फिर जाके शादी हुई 2016 में, और 2016 के बाद हमने जब शादी की तो हम हनीमून भी गए, मुनार गए थे केरला में। और वहाँ भी जैसे हमने अवेयरनेस वगैरह का भी हमने अपने ड्राइवर को कहा कि देखो आपको हमारे साथ चल के बाहर भी चलना होगा, घूमना होगा हमारे साथ। तो वो लैंग्वेज बैरियर भी था, तो वो इतना अवेयर हो गया कि एक समय हम एक दुकान में गए और वहाँ पे बिंदी की दुकान थी, तो उसको हमने पूछा ये कौन सी दुकान है, वो तो चुप है, कुछ बोले ही नहीं। हमने कहा भाई साहब कौन सी दुकान है, तो उसने क्या किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अश्मिया के माथे पे लगा दिया, क्योंकि लैंग्वेज तो बोल नहीं सकता था, तो हम समझ में आया कि मुझे बिंदी की दुकान है। तो वो अपने तरीके से हमको समझाता रहा और घुमाता रहा, तो बहुत ही अच्छा समय रहा। और जैसे फिर जैसे गृहस्थी शुरू हुई, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि गृहस्थी एक जुगाड़ है, जुगाड़ करना होता है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है, आपको हर पल जो नए नए चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो साइटेड के जीवन में आए, चाहे वो दृष्टिहीन के जीवन में आए, आप बिना तौर तरीके अपनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बहुत भाई बहनों ने हमारे कहा कि कोई भी प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम नहीं माने, तो हमने अश्मिया कम्युनिकेशंस में अच्छी है, बहुत सारे शॉपकीपर्स है, उन्होंने पब्लिक रिलेशंस बनाया हुआ है, तो वो शॉपकीपर्स उनको बहुत सारे वैरायटी भी अश्मिया को अच्छी लगती है, तो बहुत सारा समय भी देते हैं फोन पर कि वो डिलीवरी ऑर्डर करें। और फिर मैं डीमार्ट वगैरह जाके वहाँ भी मैंने अवेयर किया कि देखो आपको हमको एक पर्सन देना होगा, और फिर हम वहाँ पर मैं उनके साथ जाके शॉपिंग करता हूँ एक बंदे के साथ। तो ये सारी अवेयरनेस भी दी। जैसे अश्मिया कभी कभी, हम लोग बहुत शौकीन है तरह तरह के फूड खाने के, कुछ खाना अलग अलग तरीके का खाने के, तो कुछ रिक्शा ड्राइवर हमारे अच्छे दोस्त हो गए, तो खुद ही बोलते हैं कि आप जहाँ से हम आपको बताते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी चीज देती है। और जैसे साइकिल लोग कभी बाजार में जाते हैं, तो जब बाजार में मतलब ऐसे नॉर्मल शॉप हो तो वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप मार्केट जाएं प्रॉपरली तो आपको थोड़ी सस्ती चीजें मिल जाती है। लेकिन बिजली चैलेंज के एक चैलेंज होता है कि वो इतनी गर्मी में जाएगा, तो मैंने ये भी कोशिश की कि हम जद्दोजहद नहीं करेंगे तो होगा नहीं, तो हम मार्केट भी जाते थे, और जैसे ही पहली लाइन में आते थे तो
उसके बाद वो भी वहाँ पे वो लोग गाइड करते थे कि आप थोड़ा और आगे जाइए तो आपको टमाटर मिल जाएगा, आप आगे जाइए तो आपको मटर मिल जाएगा, जो भी है। तो बेसिकली आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो गृहस्थी बहुत आसानी से आगे बढ़ सकती है। उसके बाद हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रसंग आया कि हमारी एक बच्ची हुई 2017 में, उसका नाम रुतिशा है, और उसके बारे में वो कैसे सफल रहा वो अश्विनी आपसे डिस्कस। एक पॉइंट जो रवि ऐड करना भूल गए थे वो मैं आपकी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि शादी तो हमारी हो गई, लेकिन शादी में रवि के जो बड़े पिताजी हैं और उनकी फैमिली है, उनमें से कोई नहीं आया था। मतलब हमारी शादी में रवि के मम्मी, उनके भाई, सिस्टर, वही लोग थे, और उनके कुछ और थोड़े दूर के रिलेटिव्स थे, लेकिन उनके जो बड़े पिताजी जो उनके काफी क्लोज रहे हैं वो शादी में नहीं आए। वो हमसे आज तक बात नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने रवि को ऑलमोस्ट बॉयकॉट कर दिया है, और रवि को भी, उनकी फैमिली को भी बॉयकॉट कर दिया है। मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हमारे इस डिसीजन की वजह से उनकी फैमिली में मतलब रवि और उसकी मम्मी ने काफी सारी चीजें फेस की, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग रहे, इसलिए हम ये शादी कर पाए, नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता, क्योंकि वो आज तक हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और साथ साथ फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि हम एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं, और भले ही हमें किसी का सपोर्ट ना हो, हमको एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए, अपनी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए, नेटवर्किंग को अपनाते हुए, हमको अपने आए हुए बाधाओं को दूर रखना और बाधाओं को दूर हटाना है। और हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हो गए, इतने सारे लोग हो गए कि अब किसी की कमी महसूस होने नहीं देते और नहीं होती। तो रुतिशा जब हुई तो अब यहाँ पर तो हम दो ही रहते हैं, मतलब मैं, रवि और रुतिशा, अब हम 3 रहते हैं। और तभी मेरी मदर इन लॉ जो है वो शादी के बाद 1 मंथ के बाद ही एक्सपायर हो गई थी। तो इनके फैमिली के साइड से इनकी सिस्टर है। तो जब हम रुतिशा हुई तो हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ थी। मतलब वो पूरे टाइम मेरे साथ रही, ये देखने के लिए कि मैं कैसे, मतलब वो मुझे रुतिशा को उठाना नहीं आता था उस टाइम पे, और फर्स्ट डे ही उसको उठाना था फीडिंग वगैरह करने के लिए, तो दीदी ने बहुत हेल्प की थी उसका। और मेरी मम्मी भी मेरी डिलीवरी के कुछ दिनों तक यहाँ रही, और डिलीवरी से कुछ दिनों पहले यहाँ थी। लेकिन ये हुआ कि एक पॉइंट तक सब लोग हमारे साथ थे, फिर बाद में अलग अलग मतलब उनके अपने लाइफ में बिजी होने की वजह से, और बाकी अलग अलग रीजंस होने की वजह से, मतलब मम्मी पापा के हेल्थ रीजन, हमें वो चार्ज लेना हुआ कि हम अब रुतिशा को संभालेंगे। तो फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी 1 मंथ, फर्स्ट मंथ की थी बच्ची, तब से हमने फिर उसको शुरू किया संभालना। तो बेसिकली ये होता था कि हमने खुद जहाँ पर हमें लगा कि विजन को लेके चीजें हैं, जैसे रुतिशा को हम सीपी से दूध दिया करते थे। सीपी जो होती है वो थोड़ी सी शार्प होती है, और उसको दूध पिलाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देके पिलाना होता है, मतलब लगने का रिस्क होता है। तो उस तरह की जो चीजें होती थी, या फिर शुरुआत में उसको जो नहलाना वगैरह होता था, उसके लिए हम थोड़ा बहुत हेल्प ले लेते थे। मतलब जो भी विजन से रिलेटेड चीजें होती थी वो उससे हमने टेम्पररी मेड रखा था, और हमने ये भी श्योर किया था कि विल टेक द चार्ज अगेन। एक बार हम मेड से सीख लें और फिर हम उसको चार्ज ले लेंगे, ताकि हम इंडिपेंडेंट भी कर पाए। और मेड्स मिलना और बहुत लंबे समय तक सस्टेन होना मेड्स का इतना आसान नहीं होता मुंबई जैसे शहर में। तो हमने सोचा कि हम, और फिर हम अश्मिया बहुत ही अच्छी थी उसमें उन्होंने बहुत जल्दी बच्ची को ये नहलाना या खिलाना, नए फूड उसको देना है जो आफ्टर 6 मंथ, उस पर चार्ज ले लिया, नए तरीके से सीखा। मेरा ये कंसर्न था कि मैं मतलब किसी भी तरीके से रुतिशा को कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता या हमारे को लिमिटेशन है। इसलिए फिर मैं उसके लिए सारा खाना वगैरह तो मैं ही बनाती थी, लेकिन खिलाने के लिए अगर कभी मदद लगती थी तो हम नेबर्स वगैरह को भी बोला करते थे, अगर कोई आसपास नहीं है तो। और सिमिलर चीजें दवाई को लेकर भी हमने शुरुआत में जब दवाई ड्रॉपर से देनी होती थी तब हमने लोगों की हेल्प ली है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि हम दवाई ढक्कन से देना शुरू हमने किया, और वो हम इंडिपेंडेंटली कर पाए। वैसे ही हमने जब दूध हम शुरुआत में सीपी से पिलाते थे, और उसके बाद में हमने बॉटल से देना शुरू किया, तो वो हम इंडिपेंडेंटली कर पाए। तो बेसिकली हमारा ये तब से अब तक यही है कि जो चीजें हम दूसरों के शुरुआत में किसी की हेल्प लेके करना ठीक है, पर उसके बाद में जहां तक हो सके वहां तक खुद से वो चीजें करना नेसेसरी है, ताकि हम इंडिपेंडेंट रहे और हमारे लिए चीजें करना आसान हो और कंसिस्टेंट हो। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज रही। आज भी बच्ची 3 साल की हो गई, हमारे हर समय
चेंज होता रहा। जैसे बच्ची 1 साल की थी, 2 साल की थी, 3 साल की हुई, तो अलग अलग समय रिक्वायरमेंट्स चेंज होते गए। तो अब एजुकेशन शुरू हुआ है तो हम ताकि जो बोर्ड्स के ABCD आते हैं, नंबर्स आते हैं, और भी बहुत सारे चीजें हमारे एड्स हैं जो हम उसको इस्तेमाल करते हुए ये लॉकडाउन में हमने उसके साथ काफी किया, बिकॉज स्कूल बंद था। उसे एक था कि मुझे स्कूल जाना है, रात के 12 o'clock को भी वो कहती थी कि हम मुझे स्कूल जाना है। तो हमसे बहुत प्यार है जी, हम उसके साथ बहुत सारा खेलते थे, जैसे बेड पे से उड़ी मारना, जंप करना, चाहे जितना भाग सके घर में वो कोशिश की। तो हर तौर तरीके अपनाए उसको एंटरटेन करने के लिए। सो अब हमने पहले से किया, मतलब हमने किया नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया। हम दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे रवि स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रुतिशा को क्रिकेट खेलना सिखाया है और वो बहुत अच्छे से खेल लेती है। वो सब खूब लौटते हैं घर में। तो ये सब चीजें जो होती है, या फिर उसको बाहर ले जाना, रवि रुतिशा को बहुत पहले से ही अकेले बाहर ले जाते हैं। मतलब जब वो काफी छोटी थी तब से ही वो उसको आराम से उठा के बहुत कंफर्टेबली स्टिक वगैरह के साथ बाहर लेके जा पाते हैं। तो वो एक चीज है जो वो करते हैं। मैं कुकिंग में, मुझे कुकिंग का शौक है और रुतिशा को नई नई चीजें खाना अच्छा लगता है, तो फिर मैं वो करती हूँ उसके लिए, उसकी पसंद की चीजें बनाती हूँ। या फिर जैसे भी काउंटिंग है, तो अभी ये जो वो अभी नर्सरी में है रुतिशा, मतलब अगर स्कूल शुरू होता है तो वो नर्सरी में जाती है। तो उसके लिए काउंटिंग के लिए हमने चॉकलेट्स ला के रखे हैं ताकि हम उसको चॉकलेट्स के थ्रू काउंट करवा सके। तो वो उसके लिए मोटिवेशन भी है और वो काउंटिंग में जल्दी सीख जाएगी। मुझे पोएम्स ये सब पसंद है या मुझे ये आते हैं, तो वो सब चीजें, या फिर उससे कम्युनिकेशन करना, ये सब मेरे स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली हमने अपने अपने स्ट्रेंथ बांट लिए हैं और उस तरीके से हम रुतिशा को काफी अच्छी तरह से एंटरटेन कर पाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी को भी वैसे ही लिया जैसे आती गई, और आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, आपने उन सब का सोल्यूशन ढूंढ के और आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वीना मैम, इस डिस्कशन में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्या कर सकता हूँ? बहुत कम टाइम है वसीम हमारे पास, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज करें तो हम अपनी जिंदगी को काफी आसान बना सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, या तो हम अमेजोन पेंट्री से कर लेते हैं, बिग बास्केट से कर लेते हैं, ग्रोफर से कर लेते हैं। इसी तरह से हम बिल्स वगैरह, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, ये सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू करते हैं। और हमारे घर में जो हमारा सिस्टम है वो हमने होम ऑटोमेशन का सिस्टम लगा रखा है। उसमें हमारा टीवी, लाइट्स सारी वॉइस कंट्रोल्ड हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजी का ठीक से यूज करें तो भी हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, लाइफ को और हम आसान बना सकते हैं। बेटा एक खाली बात है कि देखिए, एक बात जो गैर विकलांग भाई बहन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकलांगता का समाज में समावेश होना अच्छी तरह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। अभी जो वसीम जी ने कहा होम ऑटोमेशन वगैरह, ये हम शहरों में जो अच्छे जॉब्स कर रहे हैं इनके लिए तो ठीक है, लेकिन मैंने गाँव में, साइट सेवर्स में काम करता हूँ, बहुत गाँव में गया हूँ। मैं जाते जाते ये भी बताना चाहूंगा कि अपने गांव के जो दृष्टिबाधित भाई बहन है जिनकी शादियां हुई हैं, वो लोग बिना टेक्नोलॉजी के भी काफी अच्छा जुगाड़, संसार को एक जुगाड़ अच्छे से कर लेते हैं और फिर भी कभी निराश नहीं होते। मैंने कभी किसी को निराश हुए नहीं देखा है। काफी एंथुजियाज्म से लोग काम करते हैं। जहां जैसे जुगाड़ होगा वैसे हम करेंगे, टेक्नोलॉजी है तो उसके साथ, वरना केतन जी, जिंदगी को जीने का जज्बा होना चाहिए, बाकी तो अपने आप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं पूछना चाहूंगी मुकेश, कोई क्वेश्चन या कुछ कमेंट है क्या, ताकि हम ले सके? हाँ, एक चीज हम जानना चाहेंगे, मतलब व्यूअर्स की तरफ से, कि बीच में भी बात आई थी स्टार्टिंग में इंक्लूसिव प्लेनेट, जो कि गोमा और अभिषेक ने मेंशन किया, तो वो तो प्लेटफॉर्म बंद हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। बट अगर कोई और किसी को पता है इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म जिसपे आप मतलब जो बता पाए कुछ थोड़ा सा विद इन 1 or 2 minutes, जिसके थ्रू शादी के लिए हम मतलब अपने आप प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं लोग, या पेरेंट्स हैं तो वो आगे जाके उस पे कर सकते हैं।
किसी का के पास कोई है इंफॉर्मेशन? अरे अभी तो नॉर्मल सोशल मीडिया ही इतना एक्टिव है जो 2010 में नहीं था, तो उसी का उपयोग ज्यादा करें। क्यों आप अलग प्लेनेट चाहते हैं भाई? मुझे भी यही लगता है कि जैसे जीवनसाथी.com है या आपका शादी.com है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें शायद डिसेबिलिटी का मेंशन करने का एक ऑप्शन होता है। बिल्कुल होता है मैम। मैम यहाँ मुंबई में वॉइस विजन जो हर साल यहाँ पे मैरिज ब्यूरो चलाता है, वॉइस विजन करके है, आप www.voicevision टाइप करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से, वो सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं, नॉन डिसेबल को भी आमंत्रित करते हैं अगर वो डिसेबल से शादी करना चाहें तो। मैं भी यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी अवीना मैम। जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं एक बहुत जल्दी बहुत शॉर्टकट में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी जिनके घर में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, वो ये ना सोचे कि इनके मन में इच्छाएं नहीं होती। आप लोग अपने बच्चों के मन को अच्छे से पढ़िए और उनको आगे बढ़ाइए और सोशल लाइफ में लाइए उनको। उनकी भी शादी हो सकती है, उनके भी मन में पार्टीज में जाना हो सकता है और उनको भी सब कुछ अच्छा लगता है जो आप लोग करते हैं। और रही बात दूसरी कि ऐसी कोई जगह है, तो बिल्कुल नैव इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन हमेशा तत्पर है लड़कियों की या लड़कों की मैरिज कराने के लिए। इसमें शालिनी खन्ना मैम का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो अगर उनके पास कोई आता है, अप्लाई करता है, तो उनके लिए अच्छा मैच ढूंढती हैं और अपनी तरफ से जितना हो सके उतना उन लोगों की हेल्प करके शादी कराती हैं। थैंक यू। इसमें बस यही मैं कहना चाहूंगा कि हमारी शादी भी वसीम, हाँ ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं वसीम क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई। उनके नाव इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन ने ही दोनों की शादी करवाई थी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मिलके बातें करके इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। व्यूअर्स ने देखा कि इन सब के लाइफ में ऐसा नहीं था कि इनकी जिंदगी जो थी बहुत स्मूथ रही और बहुत आसान रही। इनके पास बहुत संघर्ष था, इन सब के पास बहुत मुश्किलें थी, चाहे इनके विजुअल इम्पेयर्ड को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, सपोर्ट को लेकर हो, किसी भी तरह की कई बाधाएं थी। लेकिन इन सब लोगों ने उन बाधाओं को, चैलेंजेस को अपने पॉजिटिव लिया और उसका हर कदम पे सोल्यूशन ढूंढते गए। इन सब के ये पेरेंट्स भी हैं, इनके बच्चे के साथ भी कोई बच्चे को पालने में अगर कोई दिक्कत भी आई तो भी इन्होंने उसका सोल्यूशन ढूंढा। तो सभी व्यूअर्स इस चीज को समझे, सोचे और जिस तरह से अजंता ने कहा कि कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड के पेरेंट्स हैं, उन्हें ना रोके, उन्हें जो अच्छा लगता है करने दे, उन्हें अगर पार्टनर उन्हें जो पसंद है उन्हें करने दे। और इतना ही कहना चाहूंगी कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदलो, किनारे मिल जाएंगे। तो आप अपनी सोच बदलें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ नाप दिल्ली। I thank you all the viewers, our guests and everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vivi.